हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर दी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी सब आ जाइए, पढ़ाई कीजिए और डेली पढ़ाई कीजिए, डेली क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, आज हम लोग प्रारंभिक शिक्षा का सेकंड क्लास देखेंगे। सेकंड चैप्टर है आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे आरटी एक्ट 2009 मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कि आरटी एक्ट 2009 क्या है, इसके तहत बच्चों के लिए क्या कहा गया है। ठीक है, इसके लिए बाल शिक्षा अधिकार के लिए क्या कहा गया है आरटी एक्ट 2009 में। चलिए समझते हैं। देखिए, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 क को जोड़कर निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित हो गया है। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 21 एक को पढ़ा था, 21 क को पढ़ा था। उसमें देखा था कि 21 क को किससे जोड़ा गया था? संविधान के 86वें संशोधन से। जब संविधान का 86वां संशोधन हुआ तो उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, क्या? 21 क। और उसमें क्या कहा गया था 21 क में कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? बच्चे का मौलिक अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? आपके एग्ज़ाम में पूछेगा कि अनुच्छेद 21 क को आर्टिकल 21A को किससे जोड़ा गया है, तो आप लोग वहाँ पे आंसर लिख के आइएगा, 86वें संशोधन से जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़कर बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित हो गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों ने इसके अगर पहला वीडियो देखा होगा तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आर्टिकल 21A में क्या कहा गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। शिक्षा प्रदान करना बच्चे का क्या है? मौलिक अधिकार है, बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, आगे देखते हैं आगे का पॉइंट क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे 4 पॉइंट 4 डेट याद रखना है और ये चारों क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चारों डेट इंपॉर्टेंट है तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पहला क्या कि आरटी एक्ट राज्यसभा में कब पारित हुआ था? ऐसे पूछेगा आपसे कि आरटी एक्ट बनकर राज्यसभा में कब पारित हुआ था, तो 20 जुलाई 2009 को कहाँ पारित हुआ था? राज्यसभा में। और अगर लोकसभा पूछे कि आरटी एक्ट 2009 लोकसभा में कब पारित हुआ था, तो वो हुआ था 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, राज्यसभा पूछे तो 20 जुलाई 2009 और लोकसभा पूछे तो 4 अगस्त 2009। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ कि आरटी एक्ट कब बनकर लागू हुआ, कब बनकर पारित हुआ था राज्यसभा में? 20 जुलाई 2009 को। और लोकसभा में कब पारित हुआ था? 4 अगस्त 2009 को। एक बार सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए। ठीक है, ताकि आपका अच्छे से आपको याद हो जाए डेट। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए राज्यसभा में कब पारित हुआ था और लोकसभा में कब पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए, पूरे देश में, पूरे भारत में लागू कब हुआ था? ये पूछेगा कि आरटी एक्ट 2009 पूरे देश में कब से लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था। ठीक है, समझ में आया तक? पूछेगा कि आरटी एक्ट बनकर राज्यसभा में कब पारित हुआ था, तो 20 जुलाई 2009 को। और लोकसभा में कब पारित हुआ था? 4 अगस्त 2009 को। और पूरे देश में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे समझते हैं। आगे का पॉइंट, एक और डेट याद रखना है आपको कि 27 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत के राजपत्र में आरटी एक्ट 2009 कब प्रकाशित हुआ था, तो 27 अगस्त 2009 को। ठीक है, पहले आपका पारित हुआ राज्यसभा में, उसके बाद आया लोकसभा में, फिर उसके बाद
भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ और फिर उसके बाद पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। डेट याद रखिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। आरटी एक्ट के तहत बाल शिक्षा अधिकार को किस प्रकार से रखा गया है, बच्चे के अधिकार को किस प्रकार से इसमें रखा गया है, किस प्रकार से बताया गया है इस एक्ट के तहत। चलिए देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए इसकी विशेषताएं देखते हैं। आरटी एक्ट में क्या बातें कही गई हैं बच्चे के लिए, बच्चे के अधिकार के लिए, उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए आरटी एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या है आपका, 6 से 14 साल के बच्चों को नौकरी में न रखने का प्रावधान। आप किसी भी बच्चे को, जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, उसको नौकरी पे नहीं रख सकते, उसे किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं करवा सकते। इसके लिए आपको दंड, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए दंड दिया जाएगा। ठीक है, ये आरटी एक्ट 2009 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप किसी भी प्रकार से जॉब पर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड है, इस एक्ट के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 1:30 होना चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ 30 होना चाहिए। ठीक है, कि 30 बच्चों पे 1 टीचर होना चाहिए। ठीक है, 30 बच्चों पे कितने टीचर होने चाहिए, 1 टीचर होने चाहिए। किसमें, प्राथमिक कक्षाओं में। प्राथमिक कक्षाओं में 30 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए। ये किस में कहा गया है, आरटी एक्ट 2009 में। यहाँ पे आप लोग 1:30 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है तो आप लोग 1:30 कर लीजिएगा। 30 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए। ये किस में कहा गया, आरटी एक्ट 2009 में कहा गया। नेक्स्ट है, 1 सप्ताह में 45 घंटे काम करना होगा एक टीचर को। देखिए आप टीचर बनने जा रहे हैं, जब आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा तो आपको 1 हफ्ते में 45 घंटा काम करना होगा। स्कूल का बच्चों को पढ़ाना होगा और जो स्कूल के वर्क होते हैं, मतलब टोटल मिला के आपको 45 घंटा देना है स्कूल में। ठीक है, समझ में यहाँ तक? देना है मतलब काम करना है, ये नहीं कि जाके स्कूल में बैठना है तो वो हो गया मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। आपको पढ़ाना है और काम करना है। तो पूछेगा 1 सप्ताह में एक टीचर को कितना काम करना है, 45 घंटे काम करना है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आप सभी को सारे पॉइंट? कोई भी, देखिए फ्रेंड्स, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। ठीक है, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे के पॉइंट में क्या कहा गया है कि यह कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों पर लागू होता है। ये जैसा कि मैंने ऊपर में बताया कि किस पे लागू होता है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों पर लागू होता है। और यह सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों पर भी लागू होता है। देखिए ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में आरटी एक्ट लागू हो, ये आरटी एक्ट प्राइवेट स्कूल में भी लागू होता है। जो प्राइवेट स्कूल कक्षा 1 से 8 तक के होते हैं उसके लिए भी ये लागू होता है। आरटी 2000 एक्ट, जो आरटी 2009 का एक्ट है, वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, सभी के लिए लागू होता है। सबको उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ सरकारी स्कूल के लिए है, गैर सरकारी स्कूल के लिए भी है। तो आप इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि प्राइवेट स्कूल के लिए भी आरटी एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना सभी को? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आरटी एक्ट के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में कम से कम 1 विज्ञान के टीचर, 1 गणित के टीचर, 1 सामाजिक अध्ययन व 1 भाषा के शिक्षक होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जो कक्षा 6 से 8 तक की क्लास है, 6 to 8 तक की क्लास है, उसमें 1 साइंस के टीचर होना चाहिए, 1 मैथ के टीचर होना चाहिए, 1 सोशल साइंस के टीचर होना चाहिए और 1 लैंग्वेज के टीचर होना चाहिए। ये किसके तहत है, आरटी एक्ट 2009 के तहत है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक बच्चे को उसके निवास क्षेत्र से 1 किलोमीटर के भीतर की प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर अंदर की माध्यमिक स्कूल उपलब्ध होना चाहिए। देखिए बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। ठीक है, बहुत दूर रहेगा तो बच्चा ठीक तरीके से स्कूल नहीं आ पाएगा ना। बहुत बच्चा छोटा रहेगा तो दूर कैसे जाएगा स्कूल पढ़ने? तो इसके लिए क्या करना चाहिए, 1 किलोमीटर के अंदर ही बच्चों को स्कूल प्रोवाइड किया जाए, प्राथमिक स्कूल। और माध्यमिक स्कूल कितने दूरी के अंदर होना चाहिए, 3 किलोमीटर के। ठीक है, बच्चे के घर से 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए।
अगर इन द केस ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, बच्चे के घर से स्कूल बहुत दूर पड़ जा रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बच्चों के लिए हॉस्टल होना चाहिए, छात्रावास होना चाहिए, ताकि बच्चे वहाँ रुककर पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो ये सुविधा देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, बहुत ज़्यादा दूर स्कूल रहेगा तो उनके लिए सेफ़ भी नहीं है, और बच्चे जा भी नहीं पाएंगे, डेली स्कूल भी नहीं आ पाएंगे। तो उसके लिए जो प्राथमिक, अगर पूछेगा प्राथमिक स्कूल के लिए, तो आप लोग 1 किलोमीटर के अंदर लेकर आएंगे, और माध्यमिक स्कूल के लिए पूछेगा तो 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आए ये पॉइंट सभी को। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, बच्चों को स्कूल में दाखिला देते समय स्कूल या व्यक्ति किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं मांगेगा। देखिए, स्कूल में जब बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है तो स्कूल में कोई व्यक्तिगत रूप से या स्कूल की तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार से बच्चे से कोई अनुदान नहीं मांगा जाएगा, और ये भी नहीं कहा जाएगा कि आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर पेरेंट्स के बेसिस पे भी बच्चे का एडमिशन नहीं रोक सकते आपकी। ऐसा नहीं कि हाँ पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं तो बच्चों को स्कूल में ना एडमिशन हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आरटी एक्ट के तहत ये क्या है, इसको मना किया गया है। ठीक है, कि जैसे आप लोगों ने हिंदी मीडियम पिक्चर देखा होगा, तो उसमें ये आरटी, जैसे कि उसके मम्मी पापा पढ़े नहीं होते तो जाता है स्कूल में एडमिशन कराने, तो स्कूल वाले नहीं लेते, लेकिन ये गलत है। ऐसा आरटी एक्ट के तहत ऐसे इसको मना किया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी बच्चे को उसके पेरेंट्स के अनुसार, या फिर आप उससे किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं ले सकते उसके दाखिले के वक्त। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ें, आगे देखते हैं। विकलांग बच्चों को भी मुख्य धारा की अधिनियम स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो विकलांग बच्चे हैं वो भी मुख्य धारा के अधिनियम के तहत स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा विकलांग है या बच्चा विशिष्ट बालक है तो आप उसको एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। वे बच्चे भी सभी बच्चों के साथ स्कूल में शिक्षा साथ में ले सकते हैं। ठीक है, सबके साथ एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी बच्चे को कक्षा में फेल करके नहीं रोका जा सकता। आप किसी बच्चे को, प्राइमरी स्कूल के बच्चे को कक्षा में फ़ेल करके उसको रोक नहीं सकते या फिर उसको रेस्ट्रिकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये किस में कहा गया है, आरटी एक्ट 2009 के तहत है। नेक्स्ट है, कोई भी शिक्षक शिक्षिका निजी संस्थान नहीं चलाएगा। देखिए, जब आप टीचर बन जाएंगे, जब आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, तो आप किसी प्राइवेट स्कूल में या फिर किसी प्राइवेट कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते हैं, या खुद का प्राइवेट कोचिंग या स्कूल नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, ये मना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आरटी एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य कितना होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आरटी एक्ट 2009 के तहत पूरे साल में 200 दिन का स्कूल चलना चाहिए, और कितने घंटे क्लास चलनी चाहिए, 800 घंटे। ठीक है, 200 दिन और 800 घंटे पूरे एक साल में इतना स्कूल चलना चाहिए, मतलब 4 घंटे पर डे। ठीक है, 4 घंटे पर डे ये क्या होना चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक कार्य होना चाहिए। ठीक है, आरटी एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस 800 घंटे व 200 दिन का होना चाहिए। ठीक है, पूरे साल में आप 200 दिन पढ़ाएंगे और कितना पढ़ाएंगे, 800 घंटे पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्कूल में निर्धन व्यक्तियों के लिए 25% सीटें क्या हो, आरक्षित हो। ठीक है, क्या हो कि जो प्राथमिक स्कूल है या फिर प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, सब में 25% सीटें रिज़र्व होती हैं किसके लिए, निर्धन व्यक्तियों के लिए। ठीक है, अगर प्राइवेट स्कूल है तो उसमें भी 25% जो सीटें होती हैं वो किसके लिए होती है, निर्धन विद्यार्थियों के लिए होती है। जो बच्चे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं उनके लिए 25% आरक्षित होती हैं सीटें। ठीक है, ये किसके तहत किया गया है, आरटी एक्ट 2009 के तहत रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, अभिभावक होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, अभिभावक को बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना आप सभी को। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहे हैं, सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक सारा पॉइंट, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ ना फ्रेंड्स आप सभी का। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कक्षा 6 से 8 हेतु शिक्षक का अनुपात 35:1 होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर पूछे प्राथमिक में, ठीक है, प्राइमरी में पूछे तो कितना होना चाहिए,
30:1 होना चाहिए, ठीक है, 30:1 होना चाहिए। और अगर कक्षा 6 से 8 तक पूछे कितना होना चाहिए, 35:1 होना चाहिए। अगर स्कूल में बच्चों की संख्या 100 है, तो अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, मान लीजिए 200 बच्चे से अधिक छात्र हैं, तो वहाँ पे 6 से 8 तक के क्लास के लिए 40:1 होना चाहिए शिक्षक का अनुपात, ठीक है। देखिए, पहला है प्राथमिक के लिए कितना होना चाहिए, 30:1। 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए अनुपात कितना होना चाहिए, 30:1 होना चाहिए, मतलब 30 बच्चे 1 टीचर। और कक्षा 6 से 8 तक के लिए कितना होना चाहिए, 35 बच्चे 1 टीचर। अगर बच्चों की संख्या 100 है, तो अगर 100 से अधिक बच्चों की संख्या है तो कितनी होनी चाहिए, 40 बच्चे और 1 टीचर, ठीक है। ये अनुपात समझ में आया सभी को, क्लियर हुआ अनुपात ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आरटीआई एक्ट 2009 की धारा 17 में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। आप बच्चे को किसी भी प्रकार से शारीरिक दंड नहीं दे सकते या फिर बच्चे को प्रताड़ित नहीं कर सकते। आप लोगों ने पहले के टीचर को देखा होगा कि कितना बच्चों को मार मार के पढ़ाते थे, नहीं समझ में आ रहा लो मारो मारो मार मार के पढ़ाते थे। लेकिन आप अब ऐसा नहीं कर सकते, आप बच्चों को मार नहीं सकते, आप बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दे सकते, पर प्रताड़ित नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको बच्चों से प्यार से पढ़ाना है, बच्चे जिस प्रकार से समझ रहा है वैसे समझाना है, नई नई एक्टिविटी करके बच्चों को बताना है, चार्ट पेपर के थ्रू, ऑडियो विजुअल ऐड के थ्रू बच्चों को समझाना है, ठीक है। बच्चों को मारना या प्रताड़ित करना नहीं है, ये बिल्कुल ही मना है, ठीक है। समझ में आया पॉइंट। ये किसके तहत है, आरटीआई एक्ट धारा 17 के तहत है। कौन सी धारा के तहत, 17 के तहत, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को, आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं, बाल अधिकारों का संरक्षण। देखिए, बाल अधिकार अधिनियम 2005 में प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारी की समीक्षा करेंगे और उन पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बाल अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय गठित राज्य बाल संरक्षण आयोग है, वह क्या करेगा, अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारी की, जो प्रदत्त अधिकारी हैं उनकी क्या करेगा, समीक्षा करेगा, उनकी निगरानी करेगा, ठीक है। और उन पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे। साथ ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चों के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करेंगे, ठीक है। जैसे जिस प्रकार से शिकायत प्राप्त है उसकी जांच करेंगे और उसका निवारण करेंगे। कौन, जो ये है बाल अधिकार अधिनियम 2005 में जो प्रावधान के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग है, ठीक है। राज्य बाल संरक्षण जो आयोग है क्या करेगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त बच्चों के अधिकार के संबंध में अगर कोई शिकायत है तो उसकी जांच करेगा, उसका निवारण करेगा, ठीक है। इस प्रकार बाल अधिकारों को संरक्षण किया जाता है, ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, शिक्षक के दायित्व। देखिए, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आरटीआई एक्ट में कुछ शिक्षक के दायित्व को भी रखा गया है, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। पहला है शिक्षा प्रदान करना, ये तो आपका मेन दायित्व होगा, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है विद्यालय का संगठन तथा व्यवस्था करना, ठीक है, विद्यालय का संगठन और व्यवस्था करना। नेक्स्ट है मूल्यांकन कर उसका रिकॉर्ड तैयार करना। बच्चे का आप मूल्यांकन करेंगे, पूरे साल बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे और उसका रिकॉर्ड तैयार करेंगे, ठीक है। छात्रों का मार्गदर्शन करना, आप टीचर हैं तो आप ही छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हासिल करना। देखिए फ्रेंड्स, बाल मनोविज्ञान, हम लोग क्या चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान रहेगा तभी बच्चा छोटा है उसको समझेंगे कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, बच्चा क्या सोच सकता है। मान लीजिए बच्चा आया आपके क्लास में चुपचाप से बैठा, हो सकता है बहुत सारे कारण हो सकते हैं, डर की वजह से बैठा हो चुपचाप से, या फिर बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट ना ले रहा हो। तो जब आप बाल मनोविज्ञान को अच्छी तरीके से पढ़े रहेंगे तो बच्चे को आप ऑब्जर्व करके अच्छे से समझ सकते हैं कि बच्चों को क्या परेशानी है, ठीक है। तो इसके लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हासिल करना। नेक्स्ट है पाठ को रोचक बनाने हेतु विभिन्न उपकरण की रचना करना। पाठ को रोचक बनाने के लिए विभिन्न उपकरणों की रचना करना। इन्हीं सब के लिए तो डीएलएड बनाया गया है, आपको प्रशिक्षित किया जा रहा है, आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आप कैसे किस प्रकार से एक अच्छे टीचर बनेंगे और
कैसे बच्चों का अटेंशन अपनी क्लास में गेन करेंगे, कैसे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देंगे, इन्हीं सब चीज़ के लिए डीएलएड का क्या कर रहे हैं आप लोग, ट्रेनिंग दिया जा रहा है आप लोग को। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट, धर्म मुक्त शिक्षा का प्रसार करना। देखिए आप धर्म मुक्त शिक्षा का प्रसार करेंगे, किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। शिक्षा कैसी होगी, धर्म मुक्त होगी, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक शिक्षा के दायित्व क्या है। चलें, समझ में आ गया ना फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको आपका सारा डाउट क्लियर हुआ हो, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय सभी को, ख्याल रखिएगा अपना।